नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों पीडिया के एमसीक्यू। पीडिया का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट हो गया है बच्चों। 2-3 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं और आज अपन नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, यस या नो। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे रहेगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों जो आपकी स्क्रीन पे रहेगा वो है आपके सामने, व्हाट इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक। कह रहे हैं कि जो पीडियाट्रिक है उसका मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। पीडियाट्रिक है उसका मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। तो जिसके अंदर आपको स्क्रीन पे पहला ऑप्शन मिलेगा बेसिक केयर ऑफ द चाइल्ड, नेक्स्ट वन है शॉर्ट टर्म केयर ऑफ चाइल्ड, थर्ड वन है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यू केयर ऑफ चाइल्ड एंड फोर्थ वन है टर्मिनली इल केयर ऑफ द चाइल्ड। तो जो पीडियाट्रिक का जो मॉडर्न कंसेप्ट है, पीडिया का जो मॉडर्न कंसेप्ट है बच्चों, उसका जो राइट आंसर जाएगा वो राइट आंसर आपका क्या जाएगा बच्चों, सी ही रहेगा। क्या रहेगा? सी रहेगा। आजकल जो पीडिया में जो मॉडर्न कंसेप्ट चल रहा है वो किसका चल रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव, ये से नो हर प्रकार की केयर, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस। जब तक वो बच्चा एडोलसेंट की एज तक नहीं जाता है, जब तक कंटिन्यूअसली केयर देना है। और किस टाइप की केयर देना है? कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की केयर देना है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो पीडियाट्रिक का है वो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, तो जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यू केयर ऑफ द चाइल्ड या चिल्ड्रेन। यस या नो? यहां तक कोई डाउट? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? सी इज द करेक्ट आंसर। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वीक ऑफ पीरियड इज नोन एज फिटल पीरियड इन मदर वूम। ये क्या कह रहा है कि बच्चा कहाँ है? मदर वूम में है। बच्चा कहाँ है? मदर वूम में है। और जो मदर वूम के अंदर वो क्या कह रहा है कि आपको आपको फिटस किसको कहते हैं? तो फिटल पीरियड है ना, वो कौन सा होता है? यानी कि जो फिटस पीरियड है मदर वूम में वो कौन सा होता है? यस या नो? 0 से 2 वीक, 3 से 8 वीक, 9 से टिल बर्थ और 0 से 4 वीक। यस या नो? यहाँ पे अपन 5-7 क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर अपन सबसे पहले मदर वूम में एज की बात कर लेते हैं, किसके अंदर बच्चा किस में है? मदर वूम में। किस में है बच्चों? मदर वूम में। मतलब ये हुआ कि अभी तक बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है। तो जो बर्थ नहीं हुआ है उसमें जो एज चलती है, मैं सभी के बारे में डिस्कशन कर लूंगा। एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, फीटस क्या होता है, न्यूबॉर्न क्या होता है, न्यूनेट क्या होता है, इन्फेंट क्या होता है, सभी के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। तो जब मदर वूम की बात चल रही है, अभी बच्चा इंट्रा यूटेराइन लाइफ में है, जब मदर वूम में है बच्चा, जब 0 से 2 वीक, 0 से 2 वीक का जो बच्चा होता है बच्चों, उसको बोला जाता है जाइगोट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जाइगोट। ये यहां तक कोई दिक्कत? 3 to 8 वीक, 3 to जो 8 वीक का होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। 3 से 8 वीक है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। और 9 वीक्स टू टिल बर्थ, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है, 9 वीक से लेके, ये सारे वीक्स में है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं ये सारे किस में है? वीक्स में है। तो 9 वीक से लेके 9 वीक से लेके टिल बर्थ तो जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं फिटस। क्या बोलते हैं? फिटस। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि फिटल पीरियड है वो कौन सा है? फिटल पीरियड है वो कौन सा है? तो देख लीजिएगा फिटल पीरियड कौन सा है यहाँ के अकॉर्डिंग। 9 वीक, 9 वीक की बात कर रहा हूं। 9 वीक से लेके टिल बर्थ का है वो क्या है? फिटस कहलाता है। ये से नो यही कह रहा है। तो अपने जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग जो सी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है कि 9 वीक से लेके टिल बर्थ तक का जो बेबी होता है उसको फिटस कहा जाता है। यस या नो? तो 9 वीक से लेके टिल बर्थ तक जो बेबी है उसको फिटस कहा जाता है। ये तो हो गई इंट्रा यूटेराइन लाइफ की बात। ये तो हो गई इंट्रा यूटेराइन लाइफ की बात। करेक्ट आंसर सी हो गया। अब अपन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ की बात कर लेते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ यानी कि अब बच्चे का जन्म हो गया है। तो बच्चे का जन्म हो गया तो सबसे पहली जो एज आएगी उसको बोलेंगे नियोनेट। क्या बोलते हैं? नियोनेट। इसी को न्यूबॉर्न के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं? न्यूबॉर्न। यानी कि न्यूबॉर्न और जो नियोनेट है वो सेम कंडीशन है, यानी सेम चीज को बोला है। ये जो एज होती है वो होती है 0 से 28 दिन। 0 से 28 दिन, यानी कि जिस दिन बच्चे का बर्थ हुआ है वहां से लेके 28 दिन तक की जो एज है उसको न्यूबॉर्न या नियोनेट कहा जाता है। याद रखने के हिसाब से थोड़ा इसको इजी किया जाए तो आप वहां पे 1 मंथ लिख सकते हैं। मैं अभी भी आपको ये बता रहा हूं, मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि 1 मंथ इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है वो 28 डेज ही रहेगा। लेकिन याद रखने के हिसाब से कि जो 1 महीने तक का जो बच्चा है वो न्यूबॉर्न या नियोनेट कहलाता है। न्यूबॉर्न या नियोनेट कहलाता है। इसके अंदर 2 कैटेगरी आती है, एक आता है अर्ली नियोनेट, एक आता है अर्ली नियोनेट, दूसरा आता है लेट नियोनेट। समझ के बाद अर्ली नियोनेट आता है वो 0 से 7 डेज, 0 से 7 डेज को बोलते हैं अर्ली नियोनेट। और 8 to 28 डेज, 8 दिन से लेके 28 दिन तक को जो बोलेंगे वो बोलेंगे लेट नियोनेट। यस या नो? तो ये जो फर्स्ट लाइफ है वो आपको समझ में आ गई कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से लेके 28 दिन तक की जो एज है उसको नियोनेट बोलते हैं या फिर उसको न्यूबॉर्न के नाम से बोलते हैं। नियोनेट या न्यूबॉर्न को 2 कैटेगराइज किया गया है, एक अर्ली नियोनेट के नाम से और दूसरा लेट नियोनेट के नाम से। समझ में आ गई बात को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये तो अर्ली के अंदर 0 to 7 डेज और 8 से 28 दिन तक की जो एज होती है उसको लेट नियोनेट के अंदर अपन लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं। ये तो पहले एज की बात होगी न्यूबॉर्न, वो हो गया 1 महीने तक बोलो या 28 दिन तक बोलो। नेक्स्ट आता है इन्फेंट। जो इन्फेंट है वो 1 ईयर तक का होता है, 1 ईयर। ये यानी 28 दिन से, इसको सही ढंग से लिखूं मैं, इसको सही ढंग से लिखूं बच्चों, तो इसको सही ढंग से लिखूं तो 28 डेज, 28 डेज तक का न्यूबॉर्न हो गया। यहां से लेके 1 ईयर तक, 1 ईयर की जो एज होती है उसको इन्फेंट के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? इन्फेंट के नाम से। देन आता है टोडलर। देन क्या आता है? टोडलर। जो टोडलर की जो एज होती है 1 to 3 ईयर होती है। 1 से 3 साल का जो बच्चा है वो टोडलर कहलाएगा। टोडलर के बाद में आता है प्री स्कूलर। कौन सा बच्चों? प्री स्कूलर। 3 से लेके 6 साल तक की उम्र, 3 to 6 ईयर का जो बच्चा है प्री स्कूलर कहलाता है। देन आएगा स्कूलर। क्या आएगा? स्कूलर। तो 6 से लेके 12 ईयर, यस या नो? और देन आता है एडोलसेंट। देन आता है एडोलसेंट, यस या नो? देन आता है एडोलसेंट। और आपको पता है एडोलसेंट जो होता है वो 12 से 18 साल, 12 से 18 ईयर, ये एज होती है एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर। ये जो एज होती है वो किस में होती है बच्चों? एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर होती है। समझ में आ गई बात? अब अगर इन्फेंट एज में सबसे अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि इतनी एज की अपन ने बात कर ली, इतनी एज की अपन ने बात कर ली, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सबसे फास्ट जो ग्रोथ होती है, सबसे फास्ट ग्रोथ, क्या लिख रहा हूं मैं? फास्ट ग्रोथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और किसी एज में ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सबसे जो तीव्र गति से, सबसे जो फास्ट ग्रोथ है वो कौन सी एज में होती है? तो आपका उसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? उसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा इन्फेंट। क्या जाएगा? इन्फेंट। इन्फेंट जो एज होती है, इन्फेंट जो एज होती है वो फास्ट ग्रोथ को जानती है। जो इन्फेंट एज में जो जितनी भी ग्रोथ होती है उसमें बच्चे में सबसे जो फास्ट ग्रोथ होती है ना वो किस एज में होती है? इन्फेंट के अंदर होती है। यहां तक कोई दिक्कत आपको? चलिए, आपने इस क्वेश्चन को देख लिया है। फिटल का पूछ रहा है। मैंने आपको इंट्रा यूटेराइन लाइफ और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ की सारी लाइफ के बारे में बता चुका हूं। यस या नो? तो इससे आपका राइट आंसर 9 वीक टू टिल बर्थ, 9 वीक से लेके टिल बर्थ का जो बच्चा है वो फिटस कहलाता है। ये सारी जो एज है वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ की हैं। ये सारी एज जो है इंट्रा यूटेराइन लाइफ की हैं। ये जो सारी एज है बच्चों वो क्या है? एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ की है। यहां तक कोई समस्या? चलिए
नेक्स्ट वन अगर अपन बात करते हैं, वही जो विनायक की जो आज तक की जो खूबी है, एक क्वेश्चन के साथ में पूरी थ्योरी करवाना, एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन को याद करवाने के लिए हमें लोग जानते हैं, यस या नो। अब बात करते हैं कि हाउ कैन यू टेल इफ योर बेबी इज गेटिंग इनफ मिल्क व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग। कह रहा है कि कैसे पता चलेगा, कैसे आपको पता चलेगा जो बेबी है वो इनफ ले रहा है ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क है वो बेबी के लिए इनफ है, यानी कि उसका एब्डोमेन फुल भर रहा है, वो दाब रहा है, उसका पेट फुल भर रहा है भाई, उसके लिए वो इनफ है। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो कुछ स्टेटमेंट नीचे दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट जो है वो है कि आपका जो बेबी है उसका वेट गेन होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर मिल्क अच्छे से लेता है बच्चा, अगर उसका एब्डोमेन फुल्ली होता है, यानी कि उसकी जो प्यास और जो भूख है वो कंप्लीट होती है, तो इससे बच्चे का जो वेट है वो गेन होना ही होना है, ये आप समझ रहे हैं। दूसरी बात कि बावल मूवमेंट, बिल्कुल अगर बच्चा कुछ खाएगा पिएगा तो उसके अंदर एक्टिव बावल मूवमेंट भी पाए जाएंगे, थर्ड वन कह रहा है कि बेबी है ना वो 6 वेट डाइपर है, बिल्कुल जो खाएगा वो जाएगा, अगर बच्चा दूध पिएगा तो वो यूरिन भी जाएगा, तो ये भी इसका राइट आंसर है। तो नीचे वाला जो डी है ऑल ऑफ द अबव, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी होगा। अगर बच्चा इनफ ब्रेस्ट मिल्क अगर उसके लिए इनफ है, ब्रेस्ट मिल्क अगर उस बच्चे के लिए इनफ है तो उसका वेट गेन भी होगा, उसमें बाउल मूवमेंट भी प्रेजेंट होगी और वो यूरिन भी जाएगा, वो स्टूल पास भी करेगा, ये सारी एक्टिविटी होंगी अगर उसको मिल्क है वो इनफ मात्रा में मिलता है। तो ये जो ऑल ऑफ द अबव है ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यस या नो। अब अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, जब बात आ गई, जब मिल्क की बात आती है तो अपन एक बात कर लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अंदर एक वर्ड होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। exclusive breastfeeding. What is the exclusive breastfeeding? exclusive breastfeeding किसको बोलते हैं कि 0 से 6 मंथ, 0 से 6 मंथ उस बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध पिलाया जाता है, उस दूध के अलावा उसको कुछ भी नहीं दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, यस या नो। अब मैं बात करता हूं कि ब्रेस्ट फीड है वो कब स्टार्ट कर दी जाती है। अगर अपन स्टार्ट की टाइम की बात करें कि ब्रेस्ट फीड है वो स्टार्ट कब करते हैं, तो मैं 3 कैटेगराइज में करूंगा इसको। पहला होता है एज सुन एज पॉसिबल, यस या नो। फर्स्ट जो होता है एज अर्ली एज पॉसिबल, यस या नो, एज अर्ली एज पॉसिबल, कि जब पॉसिबल हो, जितना जल्दी हो सके आप उसकी ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवा दो। पहली कंडीशन तो है ये, यस या नो। दूसरी कंडीशन है कि अगर गर्म बेबी था, बेबी 37 वीक का था और अगर उसमें वेजाइनल डिलीवरी हुई है, वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो आप वहां पे हाफ आवर का टाइमिंग ले लेना, आधा घंटे बाद में स्टार्ट कर देनी है। और अगर वहां पे LHCS हुआ है, अगर वहां पे LHCS हुआ है तो आपको लेस देन 4 आवर, कि लेस देन 4 आवर, 4 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या कर देनी है, ब्रेस्ट फीड है वो वहां पे आपको स्टार्ट कर देना है, यस या नो। तो अगर इसका जो स्टार्ट का जो टाइमिंग है एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। अगर बेबी गर्म कंडीशन में है, वेजाइनल डिलीवरी हुई है, बेबी 37 वीक से अबव का है, आधा घंटे में स्टार्ट कर दो। LHCS हुआ है तो 4 घंटे के अंदर अंदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग है वो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, यस या नो। समझ में आ गई बात। एक आता है इसमें डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग जिसको बोलते हैं DBF। डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब स्टार्ट कर देनी है, जब बेबी है वो मोर देन 34 वीक, जब बच्चे की डिलीवरी जब हुई है, जब मदर को बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसकी एज है वो 34 वीक से अगर अबो होती है तो उसको डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, यस या नो। नेक्स्ट में आता है एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड
ब्रेस्ट मिल्क। यानी कि यहाँ पे अगर बच्चा 34 वीक से ऊपर का है तो वो सीधा ब्रेस्ट फीड ले लेंगे। उस बेबी को आप डायरेक्टली मदर के ब्रेस्ट के पास लेके जाएंगे तो सीधा वो क्या करना चालू कर देगा, सकिंग करना चालू कर देगा। लेकिन ये जो एज है, ये जो एज है बच्चों, ये 28 से 29 वीक तक यूज होती है। ये से नो अगर इसके अंदर जो आपका बच्चा है वो अगर 34 वीक से कम एज का है, लेस देन 34 अगर वीक का है, तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों, उसके अंदर स्वॉलोइंग तो प्रेजेंट होगी, उसमें स्वॉलोइंग प्रेजेंट रहेगी। लेकिन अगर सकिंग प्रेजेंट नहीं होती है तो इस कंडीशन में एक्सप्रेस ब्रेक्स मिल्क, यानी कि ब्रेस्ट को एक्सप्रेस करके मिल्क को कटोरी में निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है? कटोरी में निकाला जाता है। और फिर बच्चों को क्या किया जाता है? पिलाया जाता है। यस या नो? ब्रेस्ट मिल्क को कटोरी में निकाला जाता है, जिसको बोला जाता है एलईडी, PALADI। क्या बोला जाता है? PALADI, एलईडी इसको बोला जाता है। यस या नो? यहां तक आपको समझ में आ गया? एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क के बारे में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वन बात करते हैं अगर बेबी है, अगर बच्चा है, अगर वो 28 से 29 वीक के आसपास का है, अगर बच्चा है वो 28 से 29 वीक के आसपास का है, और अगर वो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क अगर नहीं ले पाता, ये एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता, ध्यान सुनिएगा, आपको पता है एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीड नहीं ले पाता है, तो इस कंडीशन में उसको क्या लगाना है? NG या OG ट्यूब लगाना है। और इस कंडीशन में ना तो वो सक कर पाएगा, ना तो वो सकिंग करेगा, और ना वो क्या करेगा? स्वॉलोइंग करेगा। अगर बच्चे में सकिंग और स्वॉलोइंग दोनों कंडीशन नहीं है, बच्चे है वो 28-29 वीक के आसपास का है, तो उसको NG या OG के द्वारा आपको ब्रेस्ट मिल्क देना है। समझ में आ गया? तीन कैटेगरी आ गई। 3 कैटेगरी आपके सामने है। चौथी कैटेगरी है अगर बच्चा है वो लेस देन 28 वीक का है, 28 वीक से कम का है, तो ब्रेस्ट मिल्क का झंझट छोड़िए, उसको सीधा क्या देते हैं? IV फ्लूइड देते हैं। अभी बच्चे की जान बचाना जरूरी है। क्या जरूरी है? बच्चे की जान बचाना जरूरी है, इसलिए 28 वीक से कम का बच्चा है तो उसको आपको सीधा क्या देना है? IV फ्लूइड देना है। ये से नो? IV फ्लूइड देना है। समझ में आ गई बात? तो अपन ब्रेस्ट फीड की बात कर रहे थे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ओनली और ओनली ब्रेस्ट फीड देने हैं 0 से 6 मंथ तक, 6 महीने तक। स्टार्ट कब कर देना है? जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। अगर LHCS है तो लेस देन 4 आवर में इसको स्टार्ट कर देते हैं। 3-4 प्रकार की फीडिंग के बारे में बताया। डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, डायरेक्टली ब्रेस्ट से फीड करवाना, बच्चे को सीधा मदर के ब्रेस्ट के पास ले जाना है। तो वो तो अगर बच्चे की एज 34 वीक से ऊपर है तो उसमें सकिंग भी है और उसमें स्वॉलोइंग भी है। इस कंडीशन में आप डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे की एज कम है, 34 वीक से छोटा बच्चा है, तो उसके अंदर स्वॉलोइंग तो होगा लेकिन सकिंग नहीं होगा। सकिंग नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं? ब्रेस्ट को एक्सप्रेस करके उस दूध को बाहर निकालना है, उस दूध को बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के बाद में उसको पिलाना है। इसका मतलब वो पी तो सकता है लेकिन शक नहीं कर सकता। शक नहीं करा तो अपन को निकालना है। ये से नो अपन को निकालना है, वो होता है एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से। ये से नो अगर बच्चे की एज 28 से 29 वीक है तो अगर वो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले पाता है तो उसको NG ट्यूब या OG ट्यूब के द्वारा देते हैं। NG ट्यूब और OG ट्यूब के द्वारा आपको समझ में आ गया, ना तो वो स्वॉलो कर पा रहा है ना वो सकिंग कर पा रहा है। ये से नो अगर बच्चे की एज 28 वीक से कम है बच्चों, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसकी जिंदगी बचाना जरूरी है, तो वहां पे आपको IV फ्लूइड देना जरूरी हो जाता है। ये से नो अब अपन बात करते हैं जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, अपन ने जो ब्रेस्ट से जो ब्रेस्ट निकाला था कटोरी में, उसको बोला था एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। उसके स्टोरेज की बात करें,
उसके स्टोरेज की, भाई बाहर तो निकाल लिया तो उसको कब तक अपन कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, यस या नो। तो उसको अगर अपन रूम टेम्परेचर पर रखें, अगर अपन उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं बच्चों, तो आप उसको 8 आवर से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर आप उसको रूम टेम्परेचर रखते हैं, अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर आप उसको अगर फ्रीज के अंदर रखेंगे, अगर आप उसको फ्रीज में रखेंगे, तो आप 24 घंटे तक 24 आवर तक काम में ले सकते हैं। और अगर आप उसको फ्रीजर में, अगर आप उसको आइस वाले चैम्बर में रखते हैं, फ्रीजर में, फ्रीजर जिसको बोलते हैं, तो 3 मंथ तक ये क्राइटेरिया होता है। 3 महीने तक उस ब्रेस्ट को निकाले हुए को अगर फ्रीजर में है तो वो 3 महीने तक आएगा, रेफ्रिजरेटर में है तो 24 घंटे तक काम में लेंगे, और अगर रूम टेम्परेचर पर है तो उसको 8 घंटे तक आप काम में ले सकते हैं। मदर है वो बच्चे को दूध कब तक पिला सकती है? 2 साल तक। 2 साल तक जो माँ है वो बच्चे को दूध पिला सकती है, ये से नो। अब अपन कुछ मदर मिल्क के बारे में बात कर लेते हैं। मदर मिल्क के बारे में बात कर लेते हैं। मदर मिल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोलेस्ट्रॉम के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है वो कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम की आपको पूछा जाए तो 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिन के अंदर, शुरुआत में 3 से 4 दिन तक जो मदर मिल्क होता है उसको आप कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये से नो। नेक्स्ट वन आता है ट्रांजिशनल मिल्क। कौन सा मिल्क आता है बच्चों? ट्रांजिशनल मिल्क। जो ट्रांजिशनल मिल्क होता है वो 7 to 10 डेज, यानी जो 7 से जो 10 दिन तक, 7 से जो 10 दिन तक आता है वो ट्रांजिशनल। और देन आता है उसको बोलते हैं मैच्योर मिल्क। क्या बोलते हैं? मैच्योर मिल्क। यस या नो। यहां तक आपको, अब जो मैच्योर मिल्क है वो 2 टाइप से, यस या नो। पहला होता है 4 मिल्क और दूसरा होता है हिंड मिल्क। पहला होता है 4 मिल्क और दूसरा होता है हिंड मिल्क। यस या नो। इसके बारे में आप जानते हैं 4 मिल्क और हिंड मिल्क के बारे में। ये तो आपकी प्यास बुझाता है। इससे क्या बुझती है? प्यास बुझती है। और इससे भूख, ये हंगर को बुझाता है। यस या नो। हिंड मिल्क है वो हंगर में काम करेगा और जो 4 मिल्क है वो थर्स्ट में काम करेगा। यस या नो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर अपन कोलेस्ट्रम के बारे में बात करें तो कोलेस्ट्रम है वो थिक होता है, कोलेस्ट्रम है वो येलो होता है, कोलेस्ट्रम है वो लेस अमाउंट में होता है। ये से नो। कोलेस्ट्रम है वो लेस अमाउंट में होता है, थिक होता है, येलो होता है। ये से नो। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसके अंदर प्रोटीन जो है वो एक्सेसिव होती है। प्रोटीन होती है एक्सेसिव होती है, 7.1 ग्राम के आसपास। इसके अंदर कोलेस्ट्रम के अंदर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोटीन होती है। ये से नो। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। IgA। आपको पता है मिल्क के अंदर IgA होता है। मिल्क के अंदर क्या होता है? IG होता है। ये से नो। IgA होता है। और नेक्स्ट वन एक क्वेश्चन आता है कि जो मदर का जो मिल्क है उसका पीक लेवल कब होता है? उसका मदर का जो पीक लेवल है मिल्क का वो कब होता है? 6 मंथ पे होता है। 6 मंथ पे पीक लेवल होता है और लगभग 730 ml उसके अंदर क्या होता है? मिल्क होता है। 730 ml जो होता है वो क्या होता है? 730 ml है वो क्या होता है? मिल्क होता है यहाँ पे। यस या नो। ये आपके मिल्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को जवाब हो गए। जहां मिल्क का नाम आया वहां पुणे मिल्क स्टार्ट कर दिया। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किसको कहते हैं? यस या नो। कब इसको पिलाना चाहिए? किस किस टाइप का मिल्क होता है? कितने कितने हावर्स के लिए अपन उसको स्टोरेज हो सकता है वो? यस या नो। दूसरी बात, कोलेस्ट्रम के बारे में बात कर ली, ट्रांजिशनल मिल्क के बारे में बात कर ली, मैच्योर मिल्क के बारे में बात कर ली। तो जितनी चीजें अपने सामने आई थी हमने सबके बारे में बात कर चुके हैं।
ट्राइसोमी जी इज ड्यू टू विच नंबर ऑफ क्रोमोसोमल डिफेक्ट, यस या नो? ये क्या कह रहा है, ट्राइसोमी जो जी है वो कौन से नंबर के क्रोमोसोम का डिफेक्ट है? इसका राइट आंसर आपका बी जाएगा, 21 नंबर के क्रोमोसोम का डिफेक्ट है। किसका है? 21 नंबर के क्रोमोसोम का डिफेक्ट है। समझ में आ गया? इसको अपन डाउन सिंड्रोम के नाम से बोले। ये एक ऑटोसोमल समस्या है। क्या है? ऑटोसोमल प्रॉब्लम, यस या नो? मैं एक दो ऑटोसोमल प्रॉब्लम के बारे में और बात करूं। ये क्या है? ऑटोसोमल प्रॉब्लम। ऑटोसोमल के बारे में मैं आपको पीईडी, पैड के नाम से याद रखना। पीईडी, पी का फॉर घटाऊ, ई फॉर एडवर्ड, यस या नो? और डी फॉर डाउन। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, कटाऊ सिंड्रोम, यस या नो? पैड के नाम से आप याद रख लेना। समझ गए? ये 13 नंबर के, ये 18 नंबर और डाउन सिंड्रोम 21 नंबर के क्रोमोसोम में डिफेक्ट है। ये एक ऑटोसोमल प्रॉब्लम है जिसको मैं पैड के नाम से आपको याद करवाना चाहता हूं। P4 घटाऊ जो 13 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। नेक्स्ट वन E4 एडवर्ड जो सिंड्रोम होता है वो 18 नंबर की ट्राइसोमी है। और जो D4 डाउन सिंड्रोम है वो 21 नंबर की क्या है? ट्राइसोमी है। ये शनो, ये क्या है? एक तरीके का ऑटोसोमल डिफेक्ट है। यहां तो कोई दिक्कत? तो आपने ऑटोसोम की तो बात कर ली। अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करूं, अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करूं, अगर मैं यहां पे आपके सामने सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करूं बच्चों, तो एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये शनो आप सभी लोग जानते होंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। उसके अंदर 47 होते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा होता है जिसके अंदर XXY, यानी जो मेल कैंडिडेट होता है उसके अंदर एक जो एक्स क्रोमोसोम है, एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। एक जो एक्स है जो वो क्या होता है? एक्स एक्स्ट्रा होता है, उसको बोला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये शनो दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम। ये शनो दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम, जिसके अंदर कितने हैं? 47 होते हैं, जिसके अंदर 45 होते हैं। ये सेनो जिसके अंदर 45 होते हैं, जिसके अंदर एक एक्स होता है, एक की जगह होता नहीं, यानी कि जो फीमेल आएगी उसमें एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो लेस होता है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर होता ही नहीं है, उसको बोला है टर्नर सिंड्रोम। ये सेनो समझ में आ गई बात? अब अपनी देखिए ऑटोसोमल समस्या थी उसकी बात कर ली, पीईडी पैड के नाम से याद रखा, क्लाइनफेल्टर क्या होता है, टर्नर क्या होता है, ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब अपना जो राइट आंसर था, जो अपना जो बेटा मतलब राइट आंसर था वो क्या था? वहां पे डाउन सिंड्रोम के बारे में था। डाउन सिंड्रोम के बारे में अपना मतलब राइट आंसर था। ये से नो उसको जो अपना डाउन सिंड्रोम का वर्ड आया है तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। आपको सबसे पहले तो ये पता चल गया कि 21 नंबर का, तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी क्या होती है? ट्राइसोमी होती है। 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी क्या होती है? ट्राइसोमी होती है। ये तो आपको पता चल गया। इसको बेटा मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मंगोलियन सिंड्रोम। मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। यस या नो? इसको बेटा मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, या इसको ट्राइसोमी, ट्राइसोमी जी के नाम से भी जानते हैं। यस या नो? ट्राइसोमी जी के नाम से भी इसको जानते हैं। यस या नो? इसके अंदर अल्फा फीटा, इसके अल्फा फीटो प्रोटीन जो होता है उसका जो लेवल होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें सारी चीजें ही क्या होती हैं? डिक्रीज होती है। इसमें अल्फा फीटो प्रोटीन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज होता है। बच्चा है वो माइक्रोसिफेली होता है। क्या होता है? माइक्रोसिफेली होता है, यानी कि एक तरीके से उसकी साइज है बॉडी की वो क्या होती है? कम होती है। उसका वेट भी क्या होता है? कम होता है। और जो बच्चा है वो क्या होगा? मेंटली रिटार्ड भी होगा। बच्चा होगा वो एमआर भी होगा। उसके अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पाई जाएगी, मान ली कौन सी? एएसटी। और एएसटी में भी एएसडी टाइप 1, यानी कि उसमें एसाइनोटिक हार्ट डिजीज पाई जाएगी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट पाया जाएगा। उसको बोलेंगे ओस्टियम, ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम
प्राइमम के नाम से जाना जाता है। यस या नो? तो CHD कौन सी होगी? एसाइनोटिक प्रकार की होगी, जिसके अंदर आपको कौन सा होगा? AST होगा। यस या नो? सीमेन क्रेस देखने को मिलता है, सीमेन क्रैश में देखने को मिलता है, यानी हथेली के अंदर एक ही रेखा मिलती है, यहाँ पे एक ही। ये से लो सेट ईयर मिलते हैं, लो सेट ईयर मिलते हैं आपको। डाउन सिंड्रोम के अंदर लो सेट आपको ईयर मिलते हैं। सैंडल गैप देखने को मिलते हैं। क्या? सैंडल गैप देखने को मिलता है। जो पांव का जो टोइज है और जो फिंगर है उसके अंदर गैप एक्स्ट्रा, यानी कि इस तरीके से दिखेंगे, ज्यादा गैप देखने को मिलेगा, उसको सैंडल गैप के नाम से जानते हैं। लो सेट ईयर, सीमेन क्राइसिस, ये से नो क्रिएस, ये से नो सीमेन क्रेज मिलेगी वहां पे, यानी कि हथेली के अंदर ये जो अपना जो हाथ जो है बच्चों, उसके अंदर आपको इस तरीके से एक रेखा दिखाई देगी यहाँ पे, ये से नो उसको बोलते हैं सीमेन क्रेज। समझ में आ गई? अगर अपने वहां पे अपना राइट आंसर डाउन सिंड्रोम था, डाउन सिंड्रोम से होने वाले सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए। डाउन सिंड्रोम के बारे में उसमें 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। मंगोलियम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ट्राइसोमी जी के नाम से जानते हैं। अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज होता है। माइक्रोसिफेली बेबी देखने को मिलेगा, मेंटली रिटार्ड होगा, उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पाई जाएगी। AST, उसमें भी AST टाइप है जिसको ओस्टियम प्राइमम के नाम से भी जाना जाता है। सीमेन क्रेस देखने को मिलेगा, लो सेट ईयर देखने को मिलेगा, सैंडल गैप देखने को मिलेगा। ये जो सारे साइन एंड सिम्टम है, ये सारी चीजें आपको डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें किसमें देखने को मिलेगी? डाउन सिंड्रोम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मेन कोज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इनटू द न्यूबॉर्न। कह रहा है कि न्यूबॉर्न के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया का मेन कोज क्या है बच्चों? तो मेन कोज है वो इमेच्योर लीवर है। ये चलो, मेन कोज है ना वो क्या है? इमेच्योर लीवर है वहां पे। ये से नो, अगर लीवर वहां पे इमेच्योर है तो वहां पे ग्लाइकोजन वगैरह का वहां पे स्टोरेज वगैरह वो चीजें नहीं हो पाती हैं। तो इसका एक सीधा सा आंसर है कि इमेच्योर लीवर है। किडनी, लंग्स, हार्ट, इसका कोई वहां पे रोल नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया का एकमात्र जो रोल होता है उसके अंदर आपको पता है कि जो लीवर होता है वो आपका क्या होता है? इमेच्योर होता है। यस या नो? करेक्ट आंसर इज बी। 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द टेस्ट डन टू डिटेक्ट हिमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न। ये क्या कह रहा है कि न्यूबॉर्न के अंदर हिमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है। न्यूबॉर्न के अंदर आपको पता है क्या हो रहा है? हिमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है। सबसे पहली बात, हिमोलाइसिस का मतलब, हिमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हिमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। हिमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। यस या नो? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। अब आपको पता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी या तो होती है एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी में, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी में होती है, या फिर दूसरा होता है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में, या फिर किस में होता है? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। ये दोनों कंडीशन में क्या होती है? हिमोलाइसिस होता है। इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है बच्चों? हिमोलाइसिस होता है। यस या नो? यहां तक आपको कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, दो रीजन हो सकते हैं, एक तो एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, एक आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होती है। ये से नो समझ में आ गया? तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है, तो आरएच जो इनकम्पेटिबिलिटी है इसके अंदर, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी जो है इसके लिए अपन ऑलवेज कौन सा टेस्ट करते हैं? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर अगर हिमोलाइसिस हो रहा है तो अपन कोम्ब टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? कोम्ब टेस्ट करते हैं बच्चों। ये से नो, कोम्ब टेस्ट अगर मदर में, कोम टेस्ट अगर माँ में किया जाता है तो उसको इनडायरेक्ट कोम टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट आईसीटी। अगर माँ में किया जाता है, माँ का सैंपल लेके किया जाता है तो आईसीटी बोलते हैं। ये से नो, माँ को आईसीटी बोलते हैं। अगर ये न्यूबॉर्न में सीधा खुद में किस में होता है? न्यूबॉर्न के साथ में, न्यूबॉर्न में किया जाता है तो उसको डायरेक्ट कोम टेस्ट, डीसीटी, डायरेक्ट कोम टेस्ट। यस या नो? तो उसको डीसीटी के नाम से जाना जाता है। और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर सैंपल जो लेते हैं, ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, जो सैंपल लेते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, जो इसके अंदर जो सैंपल लेते हैं वो ईडीटीए वायर में, ये से नो ईडीटीए वायल के अंदर इसका क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं। समझ में आ गई? तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर जो हिमोलाइसिस होता है, जो हिमोलाइसिस होता है उसके लिए कोम टेस्ट के लिए, देखिए, टू चेक प्लेटलेट काउंट, ब्लड कल्चर, ये सारी चीजें हिमोलाइसिस के लिए नहीं की जाती है। हिमोलाइसिस के लिए जो चीज की जाती है वो कोम टेस्ट किया जाता है। हिमोलाइसिस को देखने के लिए कि कितना आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन हुआ है।
यस या नो? तो वहां पे कॉम टेस्ट किया जाता है। कॉम टेस्ट अगर अगर माँ में किया जाता है तो उसको इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट के नाम से जानते हैं, और अगर न्यूबॉर्न बेबी में किया जाता है तो उसको डायरेक्ट कॉम टेस्ट के नाम से जानते हैं। यस या नो? डायरेक्ट कॉम टेस्ट में, और अगर जो बच्चा उसको सैंपल कौन सी वाइल में, जो इसका सैंपल है वो ईडीटी वाइल में देते हैं। ईडीटी जो वाइल होती है उसके अंदर अपनी जो सैंपल जो लेबोरेटरी होती है उस लेबोरेटरी के अंदर इसको भेजा जाता है। यस है ना? तो इसका जो राइट आंसर है, ये देखिए इसने न्यूबॉर्न में पूछा है, इसमें न्यूबॉर्न में पूछा है, तो न्यूबॉर्न मैंने बताया डायरेक्ट कॉम टेस्ट इज द राइट आंसर। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यस या नो? बी है वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द न्यूबॉर्न रिससिटेशन? बच्चे को सीपीआर दे रहे हैं तो चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या होगा? राइट आंसर 3:1। यस या नो? राइट आंसर क्या होगा बेटा? 3:1 होगा। 3 कंप्रेशन देते हैं। कितना बताया मैंने? 3 कंप्रेशन। सबसे पहले मैंने क्या बताया है? 3 कंप्रेशन देंगे। कितने? 3 कंप्रेशन। ध्यान से सुनिएगा। 3 कंप्रेशन देंगे तो एक कंप्रेशन है वो आधे सेकंड का होगा। आधा सेकंड, आधा सेकंड और आधा सेकंड। देन क्या देंगे? एक वेंटिलेशन। क्या देंगे? एक वेंटिलेशन। और एक वेंटिलेशन देंगे वो भी कितने होगा? आधा सेकंड। तो यानी कि 2 सेकंड हो गई। तो अगर मैं बात करूं कि एक साइकिल है वो कितने की होगी बच्चों? 2 सेकंड की। ये से ना, जो एक साइकिल है वो 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो गई। 90 कंप्रेशन हो गए, जिसके अंदर 90 क्या हो गए? 90 चेस्ट कंप्रेशन हो गए, और 30 क्या हो गए इसके अंदर? वेंटिलेशन। अरे भाई आपको पता है कि एक वेंटिलेशन देते हैं तो 3 चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, एक वेंटिलेशन के साथ में 30 कंप्रेशन देते हैं। तो 90 तो हो गए चेस्ट कंप्रेशन और 30 हो गए इसके वेंटिलेशन। ये से 30 हो गए इसके वेंटिलेशन। यहां तक कोई दिक्कत आपको? टोटली इसको मिलाए तो 120 इवेंट्स होते हैं। 120 इवेंट होते हैं वहां पे, यानी कि जो टोटली मिलाया जाए तो 120 क्या होते हैं वहां पे? इवेंट होते हैं। ये से 1 मिनट की बात करूं, 1 मिनट की अगर बात करते हैं तो बेटा 30 साइकिल होते हैं। 1 मिनट के अंदर 30 साइकिल होते हैं, क्योंकि 2 सेकंड में, 2 सेकंड के अंदर एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो 30 दूनी 60, यानी 60 सेकंड के अंदर, यानी ये 30 साइकिल जो है वो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो राइट आंसर 3:1 होता है। 3 कंप्रेशन करते हैं, आधा आधा सेकंड का एक कंप्रेशन होता है, 1.5 सेकंड इसमें लग गया। आधा जो कंप्रेशन आधा सेकंड का है वो वेंटिलेशन देते हैं, तो 2 सेकंड हो गई। तो 2 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो गई। 2 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो गई, तो 1 मिनट में 30 साइकिल कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर टोटली 90 तो आपका चेस्ट कंप्रेशन लगेगा और 30 वहां पे क्या होगा? वेंटिलेशन होगा। यहां तक कोई डाउट? 120 टोटली इवेंट होंगे। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8। नॉर्मली हार्ट रेट है वो बच्चे की कितनी होती है? एट बर्थ पे अगर बच्चे की हार्ट रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो बच्चे की जो हार्ट रेट होती है बच्चों, बच्चे की जो हार्ट रेट होती है वो नॉर्मली जो हार्ट रेट होती है बच्चे की, वो मुझे आप खुद बताएंगे। नॉर्मली हार्ट रेट है वो अपन 122 160 बीट पर मिनट बताते हैं। 122 160 बीट पर मिनट बताते हैं। अगर बच्चा स्लीप कर रहा है, अगर बच्चा स्लीपिंग स्टेज में है तो ये चीजें शो हो सकती हैं, यानी 100 जो बीट पर मिनट है दिस इज द नॉर्मल। अगर बेबी है वो क्राई कर रहा है तो 180 तक 180 जो बीट पर मिनट है, ये भी क्या? दोनों कंडीशन क्या है बच्चों? दोनों कंडीशन क्या है? नॉर्मल है। ये से नो। अगर लेस देन 100 होता है, लेस देन अगर 100 होता है तो ब्रेडी एरिथमिया बोलते हैं, और अगर 180 से ऊपर होता है तो की एरिथमिया बोलते हैं। ये से नो। तो नॉर्मल हार्ट रेट जो होती है 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। अगर बच्चा स्लीपिंग स्टेज में है तो वहां पे शो हो सकती हैं। अगर वहां पे बच्चा रो रहा है तो इस कंडीशन में 180 180 तक भी हो सकता है। लेस देन 100 होता है तो उसको ब्रेडी बोलते हैं, और मोर देन 180 होता है तो उसको टेकी बोलते हैं। यस या नो? करेक्ट आंसर इज बी। द आइडियल साइट ऑफ विटामिन के इंजेक्शन इन द न्यूबॉर्न। यस या नो? न्यूबॉर्न के अंदर आइडियल साइट जो क्या होती है? वास्टिस लेटरलिस मसल में लगाया जाता है, जो कहाँ होती है? मिडल थर्ड ऑफ द थाई। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा बच्चों? डी जाएगा। राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा डी, वास्टस लेटरलिस मसल। यस या नो? आपको पता है वास्टस लेटरालिस जो मसल है
उसके अंदर ये इंजेक्शन दिया जाता है किसका, आइडियल साइट ऑफ विटामिन के। विटामिन के की जो आइडियल साइट होती है वास्टलिस लेटरलिस मसल्स में दी जाती है। अगर बेबी है, प्रीटर्म है, अगर तो जो इंजेक्शन है वो 0.5, और अगर बच्चा है वो अगर गर्म है तो उसको 0.1, ये से नो 0.1 mg, ये से नो 0.1 mg। प्रीटर्म या पोस्टर्म जो बेबी है, यानी कि बच्चा प्रीटर्म है तो उसकी डोज 0.5 होता है, और अगर बच्चा मेच्योर है तो उसको, अगर बच्चा मेच्योर है तो उसके अंदर अपन 0.1 देते हैं, यानी कि ये आधा डोज हो गया, ये आधा डोज हो गया, और ये इससे जस्ट 2 गुना डोज हो गया। ये सेनो आपको पता होना चाहिए। आईएम जो ये जो इंजेक्शन है वो आईएम देते हैं, ये सेनो ये जो इंजेक्शन है वो क्या देते हैं बच्चों, आईएम देते हैं, आईएम में देते हैं। वास्टस लेटरलिस मसल्स में लगता है आईएम लगता है, डोज है वो 0.5 होता है अगर बच्चा प्रीमेच्योर होता है तो। अगर बच्चा क्या होता है, प्रीमेच्योर होता है तो 0.5 दे देते हैं, और अगर बच्चा मेच्योर होता है तो 1 दे देते हैं। ये से नो, यहाँ आधा डोज, यहाँ पे इसका जस्ट 2 गुना डोज देते हैं। ये तो था किसके बारे में, विटामिन के बारे में। समझ में आ गई, डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड। पहले स्टूल को क्या बोलते हैं आप सभी लोग जानते हैं, म्यूकोनियम इज द फर्स्ट स्टूल। जो म्यूकोनियम है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट स्टूल बोलते हैं। जो आपका विदिन 24 आवर में नॉर्मली बच्चा पास कर देता है, लेकिन अगर नहीं भी करता है तो 48 आवर तक आपको वेट करना चाहिए। 48 आवर तक तो पास कर ही कर देता है। 48 घंटे तक अगर बच्चा पास नहीं करता है तो आपको एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन हो सकता है। एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन हो सकता है तो आपको इसका क्या करना है, चेकिंग करना है। वहां पे एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये से नो, समझ में आ गई बात। अगर दूसरी बात, इसके अंदर जो लेनुगो है ये तो आपको पता है कि फाइन डाउन हेयर होते हैं। फाइन डाउन हेयर होते हैं, वर्निक्स कैसियोसा है, ये एक चीजी सब्सटेंस होता है जो पूरी बॉडी के ऊपर होता है, पूरी बॉडी पे होता है। प्री मेच्योर के अंदर जो चीजी सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, और पोस्टर्म बेबी के अंदर जो चीजी सब्सटेंस जो वर्निक्स कैसियोसा है वो क्या होती है, लेस अमाउंट में होती है। ये से नो, ये तो था आज का क्वेश्चन सेशन। इसका जो राइट आंसर जाएगा, ए जाएगा बच्चों। फर्स्ट स्टूल को क्या बोलते हैं, म्यूकोनियम बोलते हैं। और वो बच्चा है वो 24 से 48 घंटे के अंदर, नॉर्मली 24 घंटे में, लेकिन मैक्सिमम 48 घंटे तक अगर पास कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस बच्चे में एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। यस या नो, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट, इस तरीके से मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन बच्चों जरूर मिलती है। हार्ड वर्क का कोई अल्टीमेट नहीं होता है। जो काम करेगा, जो हार्ड वर्क करेगा वो सक्सेस होगा ही होगा। धन्यवाद।